आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के नेताओं की तुलना हमारे देश के जो महायोद्धा रहे हैं, महानायक रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और आज़ादी के समय के जो नेता रहे हैं उनसे मत किया करिएगा। क्योंकि आज के पॉलिटिशियन और उस समय के पॉलिटिशियन में ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको। आप देखिए कि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब को बात कर लीजिए आप लोग। अनेकों डिग्रियां थी उनके पास, कानून के ज्ञाता थे। लेकिन आज अगर आप लोग योग्यता की देखें, इन नेताओं के पास डिग्रियों की बात देखें, तो हाँ, इनके पास अपार संपत्ति की डिग्री आपको देखने को मिलेगी, बलात्कारी की डिग्री देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके हत्यारे की डिग्री देखने को मिलेगी, भ्रष्टाचार तमाम केस दर्ज होंगे। और आज आप देखिए एक परंपरा बन चुकी है, योग्यता ही कह लीजिए आप लोग, कि जो जितने जिस पर केस दर्ज होते हैं उतना ही बड़ा नेता कहलाने लगता है और चुनाव जीत भी जाता है। ये भी हमारे देश की परंपरा लीला है। फिलहाल आप लोग उन्हें छोड़िए। आज हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में देखने के लिए। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर देख रहे हैं। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। देखिए, भीमराव अंबेडकर हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, गांधी साहब हों, या आप देखिए जवाहरलाल नेहरू हों, इनकी विचारधारा अलग हो सकती थी, मतभेद अलग हो, मतभेद अलग थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। इन्होंने एक दूसरे को कभी दुश्मन की तरह देखा ही नहीं है। आजकल आप देखिए जो जिस तरह से एक दूसरे को लड़ाने की बात हो रही है, कि आप देखिए ऐसा दिखाया जाता है जैसे भीमराव अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच दुश्मनी रही होगी, या आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के बीच बड़ी दुश्मनी रही होगी। ऐसा कुछ नहीं था। और आप देखते हैं कि देश में जब पहली मंत्रिमंडल का गठन होता है, नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसमें सभी विचारधारा के लोगों को जगह दी जाती है। भीमराव अंबेडकर साहब को कानून मंत्री बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया जाता है, और देशी रियासतों को एक करने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा है तो उन्हीं का। वरना आप सोचिए कि कितने देश होते आज भारत में। ठीक है। और आप देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया जाता है। तो वो सुंदरता अलग ही थी। और आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे सामने हजारों समस्याएं मुंह बाके खड़ी हुई थी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हुआ, खात्मा हुआ, क्योंकि उस समय ईमानदार नेता थे हमारे। और देश की आज़ादी, देश को आगे ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य था। आज के नेता होते तो आप देखते क्या करते, अपना घर भरते, अपना परिवार देखते और निकल जाते कब का। आप लोग देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, ये आप देख रहे हैं कि आपके महात्मा गांधी साहब दिख रहे हैं, और ये आप देखिए मंत्रिमंडल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करें तो आप देखेंगे भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था इनका। इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। और इनका जन्म 14 अप्रैल, कब, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। अब आप लोग कहेंगे कि मध्य प्रदेश चलिए, तो चलते हैं, मध्य प्रदेश चलते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यही इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में ही। और आप देखेंगे कि इनके अंबेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। माता का नाम इनकी भीमाबाई था। और वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। यानी कि आप देखिए पहले बड़ा परिवार हुआ करता था। और 1896 में अंबेडकर जब 5 वर्ष के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, माँ की मौत हो जाती है। और इसलिए उन्हें बुआ मीराबाई संभाला करती थी और उनके पिता की बड़ी बहन थी। लेकिन आप देखते हैं, कहते हैं ये भी विकलांग थी और ये ज़्यादा किसी को मदद नहीं कर पाती थी, इन्हें ही मदद की जरूरत पड़ती थी। और आप देखिए भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मकथा पढ़िए आप लोग, कितना भेदभाव उन्हें सहना पड़ा। और आप वो कहते हैं ना कि संघर्ष में जो तपता है वही मजबूत बनता है। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया और आप देखेंगे इनका विवाह होता है ताकि बालक भीमराव को माँ का प्यार मिल सके। और वे एक मराठी परिवार से थे और उनका पूरा नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। भीमराव का जन्म निम्न वर्ग की महार जाति में हुआ था और जिसे आप देखिए कि छुआछूत मतलब अछूत माना जाता था उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
सेना में काम करते रहे और भीमराव के पिता रामजी अम्बेडकर सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य भी किया। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की और शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने काफी ध्यान दिया और अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के हुए तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी कर दी जाती है। आप सोचिए, इनका परिवार तो ठीक स्थिति में, फिर भी भेदभाव हो रहा है और आप उनकी स्थिति सोच सकते हैं, जो जिनका परिवार आप देखिए कोई शिक्षक नहीं, कोई सैनिक नहीं, तो उनके साथ क्या हाल होता होगा, महिलाओं का क्या हाल होता होगा उस समय तो हमारे पास ना तो न्यायपालिका थी, न स्वतंत्र सरकार थी, न स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था थी हमारे पास। और तब वे पांचवी अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे, उस समय उनकी शादी हो जाती है। उन दिनों भारत में बाल विवाह का काफी प्रचलन था और रामाबाई और भीमराव को 5 बच्चे भी हुए और जिनमें 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राज, रतन और एक पुत्री इंद्रू थी। और किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पहले आप देखिए बहुत सारी बीमारियां आती थी, पूरे परिवारों को लेकर चली जाती थी और इसीलिए आप देखते हैं, मुझे लगता है कि उस समय ज्यादा बच्चे लोग करते थे कि कुछ तो जिंदा रहेंगे। अपनी पहली पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में उनकी डेथ हो जाती है, भीमराव अंबेडकर साहब की पहली पत्नी की। 1940 के दशक में अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद की कमी से पीड़ित थे और उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह इलाज के लिए मुंबई गए, वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले और जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था और डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान हो और डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता अम्बेडकर नाम अपनाया, उनकी बाकी जीवन में उनकी देखभाल की और सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता था, उनकी डेथ 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई थी इनकी दूसरी पत्नी की। अब देखिए बात आती है इनकी शिक्षा की और शिक्षा के बारे में आप लोग जानेंगे तो बड़े हैरान होंगे कि इतनी डिग्रियां थी इनके पास। भीमराव अंबेडकर ने सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब जैसे आप लोग प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जानते हैं, 7 नवंबर सन 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया और उस समय उन्हें बीवा कहकर बुलाया जाता था और स्कूल में उस समय भीवा रामजी अम्बेडकर का यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी और इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच और सार्वजनिक समारोह में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा सेलुस्कर द्वारा खुद की लिखी बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई और उसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा ली और 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था और इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि अभी तक आप देखिए कि उनके पास जितनी डिग्रियां थी शायद अभी भी भारत में मुश्किल से ढूंढने से मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने भी अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। तब उन्होंने अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा और जिनका 2 फरवरी 1913 को मौत हो गई थी उनके पिता की। 1913 में बाबा साहब 22 साल की आयु थी उनकी। संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं पढ़ने के लिए। उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा चलाई गई एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा की अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ रहने लगे और ये यूएसए की बात हो रही, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। फिर आप देखें कि जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर
MA परीक्षा पास की, और जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय था और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान का यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एशियंट इंडियंस कॉमर्स, प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया, और अमेरिकन जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से काफी प्रभावित भी थे। फिर आप देखेंगे 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की, और अंततः उन्होंने लंदन की राय ली। फिर आप देखेंगे 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में PhD की प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से PhD प्रदान की इन्होंने प्रदान की। फिर आप देखेंगे 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डन वेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति, विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया, और 1916 में वो लंदन आ जाते हैं। इस तरह से आप लोग अगर उनकी शिक्षा को देखें ना, तो सतारा स्कूल महाराष्ट्र से पढ़ाई करते हैं, सरकारी हाई स्कूल से आप देखिए पढ़ाई करते हैं, फिर विश्वविद्यालय में ये बॉम्बे विश्वविद्यालय से करते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेसन लंदन, वर्लिंग विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई करते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देखें डिग्रियों की अंबार लगी हुई है। बॉम्बे से आप देखिए स्नातक करते हैं, बॉम्बे विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान में परास्नातक करते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से PhD करते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc करते हैं, ग्रेसन लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc करते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से LLD करते हैं, ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत से D.Litt करते हैं। आप समझ रहे हैं, इतनी डिग्री आती है उनके पास। अब बात आती है जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन की, क्योंकि आप देखिए जिस बच्चे ने बचपन से ही इस तरह का जातिवाद सहा हो, तो वो तो आप देखिए कि मिटाएगा ही उसे लड़ने की कोशिश तो करेगा ही। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, और जिसने उन्हें जीवन भर त्रस्त किया था। और 1919 में भारत सरकार अधिनियम की 13 में साउथ बरो समिति के समक्ष अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए के समुदायों के लिए अलग चुनावी प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलित और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण के विचार पर विचार किया। जो आरक्षण आप लोग देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। एक बात और आपको बता देता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने किसी दूसरी जाति से नफरत भी नहीं की, और आप देखिए हर जाति में लोग पिछड़े हुए थे, तो उनकी भी बात की, महिलाओं की भी बात की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोगों तक पहुंचने और उन्हें पिछलित सामाजिक बुराइयों की कमियों को समझाने के तरीके खोजने शुरू किए, और उन्होंने 1920 में कोलकाता के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक मौन के नेता नामक एक समाचार पत्र लॉन्च किया। और कहा जाता है कि एक रैली में उनका भाषण सुनने के बाद कोल्हापुर के एक प्रभावशाली शासक साहू चतुर्थ ने नेता के साथ भोजन किया था, और इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी कोहराम मचा दिया था। एक आप देखिए बड़े व्यक्ति छोटे निचली जाति जिसे अछूत समझा जाता, उसके साथ भोजन करेगा तो दुनिया देश में आप देखिए खबर फैली जाएगी उस समय। और आप देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ग्रे इन में बार कोर्स पास करने के बाद अपने कानूनी करियर की शुरुआत की, और उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामलों की वकालत करने में अपने मुकदमेबाजी कौशल को लागू किया, और ब्राह्मणों पर भारत को बर्बाद करने का आरोप भी लगाने वाले कई गैर ब्राह्मण नेताओं का बचाव करने में उनकी शानदार जीत ने उनकी भविष्य की लड़ाई के आधार स्थापित किए। और 1927 तक अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला रखने और सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने की मांग की। आप देखिए कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, मंदिरों में जा नहीं सकते थे। उन्होंने भेदभाव की वकालत करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों की खुले तौर पर निंदा की, और नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रतीकात्मक प्रदर्शनों की व्यवस्था की। और 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो हिंदू ब्राह्मणों के प्रतिनिधि थे और जिन्होंने सामान्य मतदाताओं के भीतर अस्थायी
विधानसभा में अछूत वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण को त्याग दिया था। इन वर्गों के बाद में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के राजनीतिक सफर की अगर हम लोग बात करें, कैरियर की, तो 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दल के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में परिवर्तन की देख रेख की। हालांकि इसमें भारत की संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया इनके। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूत समुदाय को हरिजन कहने के कांग्रेस और महात्मा गांधी के फैसले पर आपत्ति भी जताई थी। वह कहेंगे कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान है। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और आप देखेंगे कि एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। और इसीलिए तो आप लोग संविधान का पिता कहते हैं उन्हें आप लोग। तो आप देखेंगे संविधान निर्माता के रूप में तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक आभासी पुल के निर्माण पर जोर दिया और उनके अनुसार यदि वर्गों के बीच का अंतर पूरा नहीं किया गया तो देश की एकता को बनाए रखना मुश्किल होगा। और उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समांतर पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल भी रहे वो। और आप देखेंगे बाद में आप देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म भी परिवर्तन कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और आज भी आप देखिए धर्म परिवर्तन होता है। बौद्ध धर्म को जो लोग अपनाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए आप देखिए आरक्षण खत्म नहीं कर पाते हैं, उस पर बहस चलती रहती है कि आप देखिए अगर भीमराव अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था तो वो क्या गलत थे। और अपनी आप देखिए 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए और अपनी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। और अपने भाषणों में अंबेडकर ने हिंदू रीति रिवाजों और जाति विभाजन की आलोचना भी की। अंबेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। इनकी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, कई बुक्स का इन्होंने लेखन किया। और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक सामाजिक समारोह का आयोजन किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्धा या कार्ल मार्क्स को पूरा किया इन्होंने, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप देखते हैं आरबीआई की बात होती है ना, और आप देखते हैं 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इसमें भी इनका योगदान रहा है। तो 1926 में भारत यात्रा पर आए हिल्टन यंग कमीशन के सभी सदस्यों के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आयोग के सामने ब्रिटिश शासन की खामी युक्त व्यवस्था का विवरण देते हुए धन का नियमन सरकार के बजाय एक स्वायत्त संस्था के माध्यम से होने का सुझाव दिया था। और बस यहीं से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की नींव रखी गई थी और आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इनकी किताबों की जैसा कि हमने बात की है, कई किताबें आप देखेंगे इनकी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी MA की थीसिस और द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसिस इन ब्रिटिश इंडिया PhD की थीसिस 1917-1925 में प्रकाशित। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये आप देखें DSC की थीसिस 1923 में प्रकाशित हुई। अनाइहिलेशन ऑफ कास्टस, जाति प्रथा का विनाश, मई 1936। विच वे टू एमेंसिपेशन, मई 1936। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये 1943। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, सितंबर 1945।
ये आप देखिए, बॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स, जून 1945। कम्युनल डेडलॉक एंड आ वे टू सॉल्व इट, ये मई 1946। मई 1946। हु वेर दी सूद्राज, अक्टूबर 1946। भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का अनुसूचित जनजातियों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना 1946। और दी कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस स्टेट 1948। कई पुस्तकें हैं इनकी। अनटचेबल्स हु वेर द आर वाई दी बिकम अनटचेबल्स, अक्टूबर 1948। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव की समालोचना 1955। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म 1957। रिडल्स इन हिंदुज्म, और आप देखेंगे डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज, द पाली ग्रामर, वेटिंग फॉर आ वीजा 1936, 35-36 आत्मकथा इनकी। आ पीपल एट वे, द अनटचेबल्स, द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया गेटोज, कैन आई बी आ हिंदू, वाइट द ब्रह्मंडिस हैव डन टू द हिंदूज। और इन आप देखेंगे ई सेज ऑफ भगवद गीता, इंडिया एंड कम्युनिज्म, रिवोलोटियो एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इस तरह से अनोखी किताबें उनकी रही। ये पत्रकार भी रहे हैं। अम्बेडकर का एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी संपादक भी थे। उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया। मूक नायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 और प्रबुद्ध भारत 1956 में। इन 5 पत्रों में बाबा साहब ने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। और साहित्यकार व विचारक गंगाधर पानतावनी ने 1987 में भारत में पहली बार अम्बेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंधन लिखा। और उसमें पानतावनी ने अम्बेडकर के बारे में लिखा है कि इस मूक नायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया और बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। देखिए ये भी है। इनकी अगर अंतिम समय की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतिम समय आता ही है, तो 1954-55 में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। और 6 दिसंबर 1996 को दिल्ली में उनके घर पर उनका निधन हो गया था। और अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाया था और इसलिए उनके लिए बौद्ध शैली दाह संस्कार का आयोजन भी किया गया था। और इस समारोह में सैकड़ों हजारों समर्थक, कार्यकर्ता, प्रशंसक भी शामिल हुए थे इसमें। ठीक है। और इन्हें अगर मिले पुरस्कारों की हम लोग बात करें तो कई पुरस्कार मिले इन्हें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर पर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में शुरू हुआ था भारत रत्न। कई सार्वजनिक संस्थाओं का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, जो पहले सोने गांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित भी किया गया है और लोग इन्हें मानते हैं, पूजा करते हैं। इन पर कई मूवियाँ भी बनी हुई है। भीम गर्जना 1990, बालक अंबेडकर 1991, डॉक्टर अंबेडकर 1992, युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 1993, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सन 2000 में, और डॉक्टर BR अंबेडकर 2005, पेरियार 2007, डिवू 2010, रामाबाई भीमराव अंबेडकर, बोले इंडिया जय भीम 2016 में। और साउथ में भी कई मूवियाँ आई हुई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कहिए, यह है भीमराव अंबेडकर साहब की। और मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आएगा होगा कि इन्हें संविधान का पिता क्यों कहा जाता है, इन्हें इतनी बात इनकी डिग्रियों की क्यों होती है
और जो उस समय आप देखिए देश में समस्याएं थी, और इन जैसे नेताओं के होने के कारण ही क्यों समाप्त हुई। एक क्लियर है, आप देखिए आज के नेता होते तो कभी किसी भी स्थिति में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। ठीक है, और बताइए किसी के बारे में बात करनी हो तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जानते रहिएगा।